अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, इससे पहले हमने रेट लॉ पढ़ा, रेट कांस्टेंट के बारे में भी पढ़ा, फिर उसके अलावा हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़े। तो आज हम ये देखेंगे कि हम रेट कांस्टेंट को कैसे मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, हमने कोई भी आप इक्वेशन लिख दो, हमने उसका रेट लॉ लिखा था दैट रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्लियर? आर है, ये क्या है? ये है रेट कांस्टेंट। क्लियर? और जो ए और बी है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने इसको डिटर्मिन करना है। हमने ये देखना है कि हम इक्वेशन में रेट कांस्टेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं। अब इसको मेजर करने के बच्चों दो मेथड हैं, एक है इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड, ठीक है, और दूसरा है हाफ लाइफ मेथड। तो हम दोनों मेथड्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड क्या है। सबसे पहले एक इक्वेशन लिखते हैं, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ कि ये इस मेथड में हमने करना क्या है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयोडाइड आयन और हाइड्रोजन आयन्स के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या? वाटर का मॉलिक्यूल। 4 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 इधर हैं, तो 2 इधर हैं, तो इसका मतलब है कि 2 ही इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक है आयोडाइड आयन, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन क्या होगी? ये बैलेंस में हुआ क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन आयोडाइड आयन से रिएक्ट कर रहा है और वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। अब हमें कहा जा रहा है कि बताएं इसकी रेट इक्वेशन क्या है। ठीक है, अगर हम इसकी रेट इक्वेशन लिखें यानी इसका रेट लिखें तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इससे पहले बच्चों हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, उसमें तो हमने ऐसे लिखा ही नहीं था। हमने तो ये कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमने यहाँ पे क्या कहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोडाइड आयन। यानी ये दोनों अगर देखा जाए तो दोनों रिएक्टेंट है। एक रिएक्टेंट को हमने डायरेक्ट बोल दिया और एक रिएक्टेंट को हमने इनवर्स बोल दिया। तो इसमें रीजन क्या है? बेसिकली बच्चों ये जो रेट एक्सप्रेशन है या रेट इक्वेशन है ये एक्सपेरिमेंट के बाद हमें दी गई है। हमें बताई गई है कि इस इक्वेशन में ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी इनका ये रिलेशन होगा। अब इस रिलेशन को आप अपेरेंटली आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट आयोडाइड आयन के वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, बट अगर आप आयोडीन देखो, अगर आप आयोडाइड देखो तो आयोडाइड इनवर्स में है। तो अगर आप आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। यही रिलेशन है ना, मैथ्स में भी हम पढ़ते हैं कि जो चीज ऊपर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर आप एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, और जो चीज नीचे है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, इसका मतलब है कि अगर आप एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी कम होगी। कहा जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2O2, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोडाइड आयन। जितना ज्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन आप बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, और अगर आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन आप कम कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। ये चीज हमें कैसे पता चली बच्चों? हमने जो पीछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़े हमने उसके अकॉर्डिंग तो नहीं ये रेट इक्वेशन लिखी। ये रेट इक्वेशन एक्सपेरिमेंट करके हमें बताई गई है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आयोडाइड आयन का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है। इसमें बच्चों एक टेबल मेंशन है जिसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। ठीक है, ये जो रिलेशन मैंने आपको यहाँ पे बताया है उस रिलेशन को हम जरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में देखते हैं, फिर आपको मजीद क्लियर होगा। ध्यान से देखो, अब आप याद रखो मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा। मैंने कहा दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयन। ठीक है, बट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोडाइड आयन। क्लियर? अब जरा यहाँ पे आप देखो वैल्यू। अब ये 3 एक्सपेरिमेंट बच्चे किए गए, तीनों एक्सपेरिमेंट में हमारे पास ये जो रिएक्टेंट्स हैं हमने इनकी कंसंट्रेशन को कम या ज्यादा करके देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे इनका क्या असर हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले रिएक्शन में, फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने 0.0200 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन ली। ठीक है, 0.002। ठीक है, आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी ली? 0.01, और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी कितनी ली? 0.01। जब ये वाली वैल्यूज ली गई तो उसके बाद हमारे पास जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आया दैट इज 3.5 × 10⁻⁻⁶। मैं बार बार बोल रही हूँ दैट इज
एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। तो ये बच्चों एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज जब आई उसके बाद ये रेट इक्वेशन बनाई गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ये वैल्यू हो, आयोडाइड आयन 0.01, हाइड्रोजन आयन भी 0.01 हो, तो जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना होगा 3.5 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर dm³ पर सेकेंड। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखो, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया, 2 था 3 कर दिया, 1 गुना आगे कर दिया। ठीक है, 2 था 3 कर दिया, बढ़ा दिया ना हमने, कंसेंट्रेशन हमने बढ़ा दी। अब यहाँ पे आयोडाइड आयन की कंसेंट्रेशन भी सेम है और H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन भी सेम है। क्लियर कि आयोडाइड आयन और H पॉजिटिव आयन की वैल्यू को चेंज नहीं किया, वो एज इट इज नहीं, बढ़ाया क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। और देखा गया जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बढ़ाया गया तो जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज कर गया। ठीक है, पहले 3.6 था, ठीक है, अब कितना आ गया 5.3, तकरीबन डबल। तो 3.5 से 5.3 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। इससे आपको पता क्या चला, इससे आपको इस रिलेशन के बारे में पता चला कि जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। 1 गुना आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड एक्सपेरिमेंट अब देखो बच्चों, थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया, आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन को कम कर दिया 0.005, ठीक है, कम कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या किया, आप ये देखो, आपने आयोडाइड आयन और आपने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को जो है वो बढ़ा दिया। पहले ये 0.01 थी ना, अब ये 0.02 हो गई। क्लियर हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड को हमने कंपेयर करना है। आयोडाइड आयन को आपने 0.02 कर दिया तो आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी, कितनी कर दी, 0.01 से 0.02। तो यहाँ पे 0.02 और यहाँ पे भी 0.02। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनो, जब आपने आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, 0.01 था ना, अब आपने उसको 0.02 कर दिया। जब आपने आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया कि आपने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया, हाफ हो जाएगा फर्स्ट से। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन 3.5 इंटू 10⁻⁻6 था। जब हमने आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, हाफ हो गया, डिक्रीज हो गया। क्लियर। तो ये वो दो रिलेशन है जो आप इस एक्सपेरिमेंट से जस्टिफाई कर रहे हो। क्लियर हो गया। यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन जब आप 1 गुना बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। आयन की कंसंट्रेशन जब आप 1 गुना बढ़ाओगे, 1% आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गया। हमने ऊपर इक्वेशन लिखी थी R इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन। इस रेट इक्वेशन में कहीं पे भी H पॉजिटिव आयन तो मेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ या कम करो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू H पॉजिटिव आयन हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर। बिकॉज जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, और अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अकॉर्डिंग देखो तो एक ही है ये। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा। क्लियर हो गया। हमारा मेन कंसर्न बच्चों क्या है, हमने रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। तो हमने जो ऊपर रेट इक्वेशन लिखी है हम उसमें इन एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को पुट करेंगे और फिर के की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर हो गया। तो इसमें से हम रेट कांस्टेंट निकालते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास रेट है दैट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आयोडाइड आयन। क्लियर है। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड आयन जो है वो इधर इसके साथ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी आपके पास क्या बनेगा, रेट मल्टीप्लाई बाय आयोडाइड आयन। यहाँ पे ये के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, के इधर ही है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके पास, यानी आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के का फॉर्मूला क्या आएगा, रेट मल्टीप्लाई बाय concentration of iodide ion divided by concentration of hydrogen peroxide ion। अब हमने क्या करना है कि एक्सपेरिमेंट 1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करनी है और हमने के की वैल्यू निकाल लेनी है। क्लियर है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमारे पास इनिशियल रेट कितना दिया गया है, 3.5 इंटू 10⁻⁻6। तो रेट की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 3.5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक। आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.0100
मल्टीप्लाई 0.0100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की कंसंट्रेशन देखो कितनी है, 0.0200, 0.0200। तो जब आप बच्चों इन वैल्यूज को हल करते हो तो हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा, 1.75 इंटू 10⁻⁻² आंसर आएगा, यानी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम ना जरा यूनिट देख लेते हैं कि का रेट का जो यूनिट है वो क्या होता है, मोल पर dm³ एंड पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अब जो आयोडाइड आयन है इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर dm³। क्लियर हो गया। नीचे जो H2O2 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है इसका यूनिट भी क्या होगा, मोल पर dm³। तो ये वाली वैल्यू से कट जाएगी, तो इसका मतलब है हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर dm³ एंड पर सेकेंड। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास यूनिट क्या आएगा, मोल पर dm³ एंड पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं हाफ लाइफ। सेकेंड मेथड बच्चों क्या है, हाफ लाइफ मेथड। तो सबसे पहले आप हाफ लाइफ की डेफिनेशन देखो क्या होती है। हाफ लाइफ है क्या, हाफ लाइफ जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से, इज द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉल टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ना, अब हमारे पास ना यहाँ पे बच्चों ए है, ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चों बी में। ठीक है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। तो शुरू में हमने कहा कि ए जो है वो 100 मोल पर dm³ है। ठीक है, फर्ज कर लो 100 है। ठीक है, अब ये हाफ कब रह जाएगा, हाफ का मतलब है जब इसके 50 मोल पर dm³ रह जाएंगे। 100 मोल से 50 आने तक जितना यहाँ पे टाइम लगेगा, दैट्स टाइम इज कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह देते हैं 20 मिनट, 30 मिनट, हम यहाँ पे चलो 10 मिनट कह देते हैं, 20 मिनट कह देते हैं, 30 मिनट, 1 घंटा। तो ये जो 10 मिनट है इसको हम बोलते हैं ये है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू फॉल टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी अपनी ओरिजिनल वैल्यू से हाफ होने तक जितना टाइम उसको लगेगा उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखें तो इस कंडीशन में बच्चों जो रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ T1/2। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन है रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ का। इस फॉर्मूला से हम जो है वो रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, सबके लिए सेम नहीं है। एग्जाम्पल है हमारे पास, अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड has half life of 2 hours। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा है, it decompose in first order reaction। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसकी K की वैल्यू फाइंड करें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, हम जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ कितनी है, 2 आवर्स। तो सबसे पहले आपने इस आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे 2 है, 2 को पहले आप कन्वर्ट करोगे मिनट में, फिर इसको कन्वर्ट करोगे सेकेंड में। ठीक है, तो ये मिनट के लिए और ये सेकेंड के लिए 0.693 यहाँ पे आ जाएगा 7200। अब ये सेकेंड में आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इस तरह रेट कांस्टेंट निकल आएगा। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों सैंपल प्रॉब्लम है 7.2। इसमें लिखा क्या हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द हाफ लाइफ ऑफ दिस इज 17 मिनट्स, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ना, और हमें जो है वो हाफ लाइफ भी दी गई है, हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो सबसे पहले आपने इस मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 17 को मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों 60 के साथ, 1020 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है रेट कांस्टेंट का, K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय T हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 0.693, ये हमारे पास हाफ लाइफ है। ठीक है, नीचे आ जाएगा यहाँ पे 1020, तो आप इसको डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आएगा 6.79 इंटू 10⁻⁻4 और क्या आ जाएगा, पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर हो गया।
तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।